तो आज के इस वीडियो में अपन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले वाले वीडियो में अपन ने हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में चर्चा की थी और हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल में जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि जैसे जैसे अपन यहाँ पर बॉन्ड लेंथ को, जैसे ये अपने पास बॉन्ड लेंथ है, इसको कम कर रहे थे अथवा ज्यादा कर रहे थे तो उसकी कंटिन्यूअसली एनर्जी बढ़ती जा रही थी, क्वांटाइज फॉर्म में उसकी एनर्जी बढ़ रही थी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अपन जैसे जैसे उस बॉन्ड को स्ट्रेच करते जाएंगे तो उसकी एनर्जी लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि जब मान लीजिए अपने पास ये कोई मॉलिक्यूल है और हम इसको अपन खींचेंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि बॉन्ड टूट जाएगा, उसके पश्चात इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल ये कहता है कि यहां पर लगातार एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए फिर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल आया। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल ये कहता है कि मान लीजिए ये अपने पास कोई डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इस डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल को अपन स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसकी एनर्जी क्वांटाइज फॉर्म में इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल है वो ये कहता है कि जो एनर्जी बढ़ रही है वो क्वांटाइजेशन की फॉर्म में एनर्जी बढ़ तो रही है, लेकिन दो कॉन्सिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स का एनर्जी गैप जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे कम होता जा रहा है। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब वो बॉन्ड, ये देखिए, लगातार एनर्जी बढ़ती जा रही है और दो कॉन्सिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है यहां ज्यादा है, ये थोड़ा कम हो गया, थोड़ा और कम हो गया, थोड़ा और कम हो गया, थोड़ा और कम हो गया, कंटिन्यूअसली ये गैप कम होता जा रहा है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि इस बॉन्ड को जब अपन स्ट्रेच करते जाएंगे तो यहां पर ये बॉन्ड टूट जाता है। यानी ये अपने पास एक तरह से बॉन्ड डिसोसिएट हो गया। इस स्थिति में अपने पास बॉन्ड डिसोसिएट हो गया। इसका मतलब एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल ये कहना कि एनर्जी लगातार बढ़ तो जा रही है लेकिन एक निश्चित स्थिति पर जाकर के जैसे ही वो बॉन्ड टूट जाता है उसके बाद उस सिस्टम की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। तो देखिए, इसमें एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप जो है वो कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, जैसे ही इसकी एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है खींचते खींचते, इसका मतलब वो बॉन्ड टूट चुका है। और जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनमें V बराबर 0 के जो कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है जिससे अपन 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, वहां से लेकर के और जहां पर ये बॉन्ड टूट जाता है उस एनर्जी को अपन ने यहां पर D नोट लिखा है। उस एनर्जी को यहां पर क्या लिखा है? D नोट लिखा है। और जो इसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट है उससे भी जो नीचे जाते हैं अपन, यानी हाफ एच म्यू नीचे जाते हैं, यहां जो एनर्जी है और ये जो एनर्जी है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है उसे हमने यहां पे DE लिखा है, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट इन द कर्व। यानी ये डिसोसिएशन एनर्जी हो गई। लेकिन जो ऑब्जर्व डिसोसिएशन एनर्जी आती है अपने पास वो ये वाली नहीं आती है। अपने पास ऑब्जर्व डिसोसिएशन एनर्जी आती है D नोट। इसका मतलब यदि इन दोनों के बीच में अपन रिलेशन निकालें, किसके बीच में? DE और D नोट के, तो ये अपने पास D नोट आएगा प्लस हाफ एच म्यू। ये वाला रिलेशन भी कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो इस रिलेशन को भी आप याद रखना अपने पास। तो अपने पास जो ऑब्जर्व बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आती है वो आती है D नोट वाली। तो जो ऑब्जर्व डिसोसिएशन एनर्जी आ गई उसमें आप हाफ एच म्यू और ऐड कर दीजिए, यानी 0 पॉइंट एनर्जी और ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास ये वाला एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा यहां से लेकर के यहां के बीच। अब इसी एन हार्मोनिक डाइएटॉमिक ऑसिलेटर के लिए जो PM मोर साहब हैं, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1929 में एक इंपिरिकल इक्वेशन दी। तो जो उनका इंपिरिकल एक्सप्रेशन है, यानी अनुभव के आधार पर दिया हुआ है, इसका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अपने पास ये जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है
जो कि उस बॉन्ड लेंथ का फंक्शन है। तो जैसे जैसे इस बॉन्ड लेंथ को आपने बढ़ाया वैसे वैसे इसकी एनर्जी में क्या चेंज आता है, उसको अपन इस एक्सप्रेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। तो DE ये मैंने बताया कि आपको कैसे निकालते हैं, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ए यहां पर कांस्टेंट है और R माइनस R इक्विलिब्रियम, यानी जो इक्विलिब्रियम पे बॉन्ड लेंथ है वो और जो आपने स्ट्रेच की है वो वाली बॉन्ड लेंथ, उनका अंतर निकाल लीजिए और इस पूरे एक्सप्रेशन का यहां से यहां लेकर के स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कहलाता है पीएमओस का एक्सप्रेशन, किसके लिए, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो ये एक्सप्रेशन भी कई बार पूछा हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन याद रखना है आपको। ये DE और D नोट में रिलेशन याद रखना है। ये अपने पास DE के बारे में पहले आपको बता चुका हूं, D नोट के बारे में बता चुका हूं, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड डिसोसिएशन एनर्जी या जो ऑब्जर्व अपने पास डिसोसिएशन एनर्जी आती है वो। और ये ध्यान रखना जो D नोट वाला केस है वो D नोट वाला क्या होता है अपने पास, V बराबर 0 लेवल से जहां तक बॉन्ड टूटा है उनके बीच का एनर्जी गैप होता है अपने पास। ये आपको मैं रिलेशन पहले बता चुका हूं। अब अपन बात करेंगे इस एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो सोल्व कीजिए। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के लिए जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें ये वाली समीकरण प्राप्त होती है। इस समीकरण में क्या है, देखिए जो एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल में थी एनर्जी वही है, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर प्लस हाफ h, यानी ये अपने पास हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल में जो एनर्जी आ रही थी वही है। बस इसमें थोड़ा सा और अपन ने संशोधन कर दिया है, करेक्शन कर दिया है, XE V प्लस हाफ स्क्वायर एच म्यू और जूल में। यहां पर ये वही वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, ये भी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, और ये जो एक नई टर्म आई अपने पास XE, ये कहलाती है एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। और एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट का जो न्यूमेरिकल मान आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है और लगभग 0.01 के अराउंड होता है। ये याद रखना, एग्जाम में काम में आएगा। एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट का मान 0.01 के अप्रोक्स होता है और हमेशा प्लस में आता है। तो ये तो अपने पास यदि जूल में एनर्जी निकालनी है उसके लिए एक्सप्रेशन हो गया। और बाय द वे आपको वेव नंबर की टर्म्स में एनर्जी निकालनी है, CM इनवर्स की टर्म में एनर्जी निकालनी है, तो किसी भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जी बराबर वही है V प्लस हाफ ओमेगा E माइनस XE V प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा E। बार लगा दिया मैंने। तो ये ऊपर वाला रिलेशन ये, यहां पर जो ये ओमेगा E आ रहा है इसे हम कहते हैं ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी या इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ये एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है, ये V वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल का नंबर है। तो मेरे कहने का मतलब है इस समीकरण से अपन एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी निकाल सकते हैं और जूल में निकाल सकते हैं, और इस समीकरण के द्वारा अपन CM इनवर्स की टर्म्स में एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों रिलेशंस याद रखने हैं आपको, और ऊपर वाला भी नहीं तो कम से कम नीचे वाला तो जरूर याद रखना है। इससे संबंधित एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब अपन एक रिलेशन और देख लेते हैं कि अपने पास जो XE यानी एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, जिसका मान मैंने कहा 0.01 के अराउंड होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, उसको अपन ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी के द्वारा भी निकाल सकते हैं। नू बार अपॉन 4
डीई, ये वही है डीई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको अपन ने निकाला था डी नॉट प्लस हाफ एच न्यू का जो सम होता है वो होता है डीई। तो इस समीकरण की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट का मान निकाल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं सिलेक्शन रूल की। तो देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के लिए जो सिलेक्शन रूल था वो ये था, डेल्टा वी इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, यानी हम एक का चेंज कर सकते हैं, यानी हम 0 लेवल से 1 में जा सकते हैं, 1 से 2 में, 2 से 3 में जा सकते हैं। और जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके लिए ये कंडीशन तो है ही है जो हार्मोनिक में थी, प्लस माइनस वन, इसके साथ साथ प्लस माइनस 2 का चेंज भी हो सकता है, प्लस माइनस 3 का चेंज भी हो सकता है। यानी V बराबर 0 एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन V बराबर 1 में हो सकता है, V बराबर 2 में हो सकता है, V बराबर 3 में हो सकता है। तो ये चीजें भी अपने को याद रखनी है सिलेक्शन रूल्स वाली, इसके आगे भी। लेकिन ध्यान रहे जब ये वाले वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं, V बराबर प्लस माइनस 2, यानी प्लस 2 के ऑपरेटिव पार्ट प्लस 2 आएगा, ऑपरेटिव पार्ट यहाँ प्लस 3 आएगा, तो जो इनकी इंटेंसिटी है वो इधर से इधर जाने पर क्रम से घटती जाती है। जो सबसे इंटेंस बैंड आती है वो इसी की आती है जब प्लस 1 का चेंज आता है, क्योंकि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग बैंड आएगी वो क्या कहलाएगी, फंडामेंटल बैंड, और इंटेंसिटी क्या आएगी सबसे ज्यादा, इसकी इंटेंसिटी इससे बहुत कम हो जाएगी और इसकी इंटेंसिटी इससे और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। अब अपन बात करेंगे वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस की। तो जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस है अभी मैंने बोले वही है, V बराबर 0 से 1 में हो सकता है, 0 से 2 में हो सकता है, और अभी आगे देखेंगे 0 से 3 में हो सकता है। तो जब 0 से 1 में जाएगा तो जो अपने को एब्जॉर्प्शन बैंड बोलती है, जिसे अपन फंडामेंटल बैंड कहते हैं, उसके लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, तो उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो अभी अपन ने फॉर्मूला था वही लेंगे, डेल्टा E इक्वल्स टू, अपन एनर्जी यहां पर CM इनवर्स की टर्म्स में ले रहे हैं, तो पहले V बराबर 1 वाली एनर्जी लिख देंगे, तो V बराबर 1 वाली एनर्जी लिखेंगे तो V प्लस हाफ, यानी 1 यहां पे है तो 1 प्लस हाफ ओमेगा E माइनस XE 1 प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा E। तो ये जो अपने पास है ये तो आ गया किसके लिए, V बराबर 1 के लिए। लेकिन जो अपने पास 0 वाला है, V बराबर 0, उसकी जो एनर्जी है उसको लिखेंगे तो V के स्थान पे आप 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दिए यहां पर, बाकी चीजें वही हैं, ये हाफ ओमेगा E XE हाफ ओमेगा E स्क्वायर ये वाला। और जब इसमें से ये वाली चीज अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा, यानी जब फंडामेंटल बैंड अपने को मिलती है तो जो उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी है उसका निर्धारण इस समीकरण से कर सकते हैं, ओमेगा ई यानी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी माइनस 1 माइनस 2 एक्स CM इनवर्स। तो इस तरह से ये निकाल लेंगे। अब देखते हैं जब V बराबर 0 से V बराबर 2 में हो रहा है तो क्या करेंगे अपन, इस समीकरण में यहां पे 1 रखा था, यहां पर 1 रखा है, इस समीकरण में यहां पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, बाकी चीजें वैसी की वैसी हैं, ये वापस वैसी की वैसी चीजें आ गई अपने पास। इस समीकरण में जो ये समीकरण 0 वाली ये समीकरण वापस से यहां पे लिख देंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा 2 ओमेगा E 1 माइनस 3XE CM इनवर्स। अब थोड़ा सा याद करने का तरीका बता दें, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें टाइम लगता है, एग्जाम में टाइम कम होता है, तो उसके लिए क्या करें, जैसे 0 से 1 में जा रहे हैं और ये रिलेशन आपने याद कर लिया, तो जैसे ही 0 से 2 में जाएंगे आप 1 के स्थान पे 2 में जाएंगे, तो क्या करें, यही समीकरण याद रखें, बस इसके पहले 2 लगा दें, ये देखो ये वही है, इससे पहले 2 लगा दिया, जहां पे 2 था वहां 3 कर दें, ये लो, यही समीकरण याद हो जाएगी। यानी ये समीकरण याद कर ली, फिर एक एक यहां बढ़ा दीजिए आप, तो 0 से 2 वाली स्थिति आ जाएगी। और जब 0 से 3 वाली स्थिति हो, 0 से 3 वाली स्थिति हो तो क्या करना है,
अभी अपन ने यहाँ पे 2 लिखा है, 3 लिखा है, उसमें क्या करेंगे, यहां पर 3 लिख देंगे और यहां पर 4 लिख देंगे। देखते हैं आगे, ये 0 से 3 वाली स्थिति अपने पास आ गई है, और 0 से 3 वाली स्थिति में मैंने कहा यहां पर 3 करना है और यहां पर क्या करना था 4। ये वही समीकरण आ गई जो पहले वाली थी। यानी पहले जो समीकरण थी 0 से 1 में जा रहे थे तब आपके पास ये रिलेशन था, 0 से जब 1 में जा रहे थे तो ये रिलेशन था आपके पास, डेल्टा E इक्वल्स टू ओमेगा E 1 माइनस 2x। जैसे यहां पे 2 होगा तो यहां पर 2 कर देंगे, यहां पे 3 कर देंगे। जैसे यहां पर 3 होगा, जैसा इसमें हो रहा है, तो यहां पर 3 कर देंगे और यहां पे 4 कर देंगे। अब आप घर पर ये रिलेशन निकालना कि यदि v बराबर 1 से v बराबर 2 में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो रहा हो तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट मैं आपके लिए लिख देता हूं। जब यहां पे 2 की वैल्यू पुट करोगे, यहां पे 1 की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये रिलेशन आएगा, ये रिलेशन निकाल लेना। तो ये रिलेशन आपसे आना चाहिए। आप v बराबर 2 पुट करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, v बराबर 1 पुट करके और सोल्व करेंगे तो ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। तो याद रखना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अब्सॉर्प्शन बैंड आती है उसे अपन क्या कहते हैं, हॉट बैंड। 0 से 1 में जाता है तो जो अब्सॉर्प्शन बैंड आती है, एब्जॉर्प्शन बैंड आती है, उसे कहते हैं अपन फंडामेंटल बैंड। 0 से 2 में यदि जाता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, और 0 से 2 में यदि जाता है तो फर्स्ट ओवरटोन, 3 में यदि जाता है तो सेकंड ओवरटोन। तो ये भी याद रखना है अपने को कि फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, फंडामेंटल बैंड और हॉट बैंड, ये वाली जो है अपने पास जिसमें 1 से 2 में जा रहा है, इन सब में जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं किस प्रकार होते हैं ये अपने को याद रखना है। प्लस ये जो फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं इनको याद रखना है। इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।